प्यारे बच्चों, मेरा नाम है मोहित एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिजिक्स फ्रॉम स्क्रैच। तो आज से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या टॉपिक हमें कवर करने हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, ये हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स के अंतर्गत ख़त्म करेंगे वन बाय वन। और आज की क्लास में हम लोग ये 4 टॉपिक्स को मेनली फोकस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एटम, तो मैं यहाँ पे बेसिक आइडिया दे रहा हूँ इस चैप्टर का, ताकि आपको आगे जैसे जैसे कठिन कॉन्सेप्ट्स जब हम पढ़ें तो उतना डिफ़िकल्टी ना हो, इसलिए मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, एटम्स जो है, एटम्स में एक न्यूक्लियस होता है और सेकंड उसके सराउंडिंग में कुछ सेल्स होती हैं। तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ये एग्जिस्ट करते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, जबकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो सेंटर पे न्यूक्लियस में देखा जाए ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज हुआ। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर कोई एटम न्यूट्रल है तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसके न्यूक्लियस में थे, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसकी आउटर मोस्ट सेल में न्यूक्लियस के अराउंड, इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइडियली एटम न्यूट्रल होता है और उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसकी आउटर मोस्ट सेल में रिवॉल्व करते हैं। तो एक कॉपर के न्यूक्लियस से ज़रा, जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा, उसको समझते हैं। ये कॉपर का एटम है। तो ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे। तो कॉपर में 29 प्रोटॉन्स होते हैं। तो 29 इलेक्ट्रॉन्स भी ये आउटर मोस्ट सेल में रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जितनी भी सेल्स है इसमें 29 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फॉलो करता है 2n² के फॉर्मूले को। ये क्या चीज़ है, जरा समझते हैं। जो पहली सेल है, ठीक है, तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, 2 × n², जहाँ पर n जो है वो है नंबर ऑफ सेल, कौन सी सेल है। तो जैसे ये पहली सेल है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 2 × 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2। तो पहली सेल, या उसी को के सेल भी बोलते हैं, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो ऐसे ही सेकेंड सेल की बात करते हैं। सेकेंड सेल को हम एल सेल भी बोलते हैं। तो एल सेल के लिए ज़रा देखते हैं। एल सेल के लिए क्या होगा, एन की वैल्यू 2 होगी, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, 2 × n², मतलब 2 × 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 8। इसी तरह एम के लिए निकाला गया है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर मैंने ये जो भी पॉइंट्स लिखे उनको जरूर ध्यान से पढ़िएगा। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका जो चार्ज है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और ये नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट स्लाइड में बताया था। और ऐसे ही प्रोटॉन में जो है उतना ही इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर हम लोग किसी मटेरियल की बात करें, तो जैसे कॉपर का मान लीजिए मटेरियल है, तो कॉपर के मटेरियल में क्या होगा, बहुत सारे कॉपर के एटम्स होंगे। ठीक है, तो उस कॉपर के एटम्स में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हो गए। अच्छा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं मैंने नहीं बताया। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं इस स्लाइड में देखते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो ये जो आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो जितना जो सबसे दूर है, उस दूर सेल है, उस सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स का काम क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस से बहुत दूर है, तो न्यूक्लियस से उतना स्ट्रांगली बाउंडेड नहीं होंगे, या हम कह सकते हैं बहुत ही लूजली बाउंड होंगे। तो दे कैन ईजिली पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, और ये हम बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स ईजिली इस एटम को छोड़ के भाग सकता है। तो अगर ये एटम्स को, वो कुछ सिचुएशंस हमको क्रिएट करनी पड़ती है, केमिकल रिएक्शन करा सकते हैं, या हम हीट एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ एक्सटर्नल एनर्जी अगर देंगे तो थोड़ा भी एनर्जी इसको मिलेगा, तो ये ईजिली अपने एटम को छोड़ के जा सकता है। आप सोचिए, अगर ये एटम को छोड़ के चला गया तो इसमें, इस एटम में ओवरऑल जो पॉजिटिव चार्ज या प्रोटॉन्स जो है, प्रोटॉन कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। तो इस कॉपर एटम पे, या कोई भी एटम हो, उस पर नेट चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा अगर उससे फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करके बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से वो हम पॉजिटिव और निगेटिव एटम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इस सेल्स में क्या है, देखो मैंने बताया कि बहुत सारे, किसी भी एटम्स में, अगर किसी भी मटेरियल में बहुत सारे एटम्स होते हैं। अगर कॉपर का मटेरियल है, उसमें कॉपर के एटम्स बहुत ज़्यादा होंगे।
तो होगा क्या, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी तो बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि एक अगर कॉपर के एक एटम में एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो ऐसे कॉपर के मटेरियल में तो इन्यूमरेबल नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो इन्यूमरेबल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब हम लोग इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज, उसको समझते हैं। इसको यहाँ से ही हम इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। देखो चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या होता है, किसी भी एटम्स में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज नोन एज चार्ज। तो हम क्या समझे, किसी भी एटम्स में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं, या जो एक्चुअल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही तो पार्टिसिपेट करेंगे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं कोई कुछ एक्टिविटी में, तो उनको बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हो गया। तो अगर n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है किसी भी एटम्स में, तो चार्ज कितना होगा, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर मैंने बोला किसी कॉपर के मटेरियल में 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये बहुत छोटा अमाउंट है, लेकिन हम सपोज 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो चार्ज कितना होगा, n की वैल्यू 10 इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको याद रखिएगा। तो अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, 16 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हम और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे एक आइडिया मिल गया होगा। अगर नहीं आया तो वापस इसको, इस सेक्शन को देखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस हिसाब से हम चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला Q इक्वल टू N इंटू ई। अब चार्ज के बाद हम लोग पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो देखिए पोटेंशियल क्या होता है, सपोज यहाँ पे लेफ्ट में एक एटम, एक मटेरियल है जिसमें बहुत सारे एटम्स हैं, और सेकंड ये राइट साइड में बहुत कोई मटेरियल है उसमें बहुत सारे एटम्स हैं। तो जब एटम्स बहुत ज़्यादा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, तो अगर इससे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए तो क्या होगा, इस पर ओवरऑल जो चार्ज होगा वो होगा पॉजिटिव चार्ज। तो जो भी बॉडी पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दैट मीन्स वो हायर पोटेंशियल पे है, और जिस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है उसको हम लोग समझते हैं कि वो लोअर पोटेंशियल पे है, या कन्वेंशन है। इसको ध्यान रखिएगा। और जब भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, इसको ही हम लोग बोलते हैं कि इट कॉजेस टू फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस अब क्रिएट कैसे होता है इसको जरा समझते हैं। तो पोटेंशियल कैसे क्रिएट होता है इसको समझने के पहले जरा हम लोग इसको समझते हैं। तो ये चीज़ों को थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या लिखा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, वो न्यूट्रल भी हो सकता है, या नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। न्यूट्रल कब होगा, जब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन होगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है उसको, उसके पास क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज की एक्सेस ज़्यादा है, और जो नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है उस पर नेगेटिव, मतलब बोल सकते हैं नेगेटिव चार्ज ज़्यादा या इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है कंपेयर टू प्रोटॉन्स। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक डायग्राम, यहाँ पे क्या है, मैंने एक कॉपर का वायर लिया है। अब सोचो अगर कॉपर के वायर को मैं बहुत ही मतलब जूम करके देखूँ तो मुझे क्या पता चलेगा कि इसमें बहुत सारे कॉपर्स के एटम हैं और बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। और फ्लो कब करेंगे, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो प्लस और माइनस का सिंबल है, दैट इज प्लस मीन्स हायर पोटेंशियल, मतलब ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव मीन्स लोअर पोटेंशियल या ज़्यादा नेगेटिव चार्ज। ये चीज़ें हम लोग ने पिछली स्लाइड में समझी थी। अगर इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर उसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट, या लोअर पोटेंशियल जहाँ पर प्रोटॉन ज़्यादा है वहाँ उसको क्या बोलेंगे, हायर पोटेंशियल साइड। तो देखो हो क्या रहा है, जब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये जो अभी रैंडम मोशन कर रहे थे और बार बार एटम से टकरा रहे थे, ठीक है, तो ये अभी क्या हुआ, एक डायरेक्टेड मोशन में फ्लो करने लगे। तो देखो वो क्या रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करेंगे, ये प्लस है, हायर पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। ठीक है, और जबकि करंट की जो डायरेक्शन, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, करंट की डायरेक्शन जो है वो हम लोग कन्वेंशन लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है। अगर इलेक्ट्रॉन बी टू ए होते हुए यहाँ तक फ्लो कर रहे हैं, तो जो करंट की डायरेक्शन है वो हम लोग कैसे कंसिडर करेंगे, फ्रॉम दिस पॉजिटिव टर्मिनल टू
निगेटिव टर्मिनल। तो हमें क्या पता चला अगर हम इसको वन लाइन में पढ़ें कि इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो का डायरेक्शन है उसके अपोजिट में करंट के फ्लो के डायरेक्शन को हम लोग कंसिडर करते हैं। तो अब देखते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कैसे होता है। देखो यहाँ पर ये जो है ये सेल्स का मैंने एग्जांपल लिया है। सेल्स को हम लोग बोल सकते हैं कि सेल इज ए एग्जांपल ऑफ हाउ पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड। तो देखो यहाँ पर क्या है, दो जो सेल है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है इसको हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में भी, लेकिन अभी थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो। तो देखो इलेक्ट्रोड्स क्या है, ये कॉपर और जिंक दो मेटालिक स्ट्रिप है। तो इसके हम लोग इलेक्ट्रोड बना देते हैं और इनको हम लोग डिप कर देते हैं एक डाइल्यूट सोल्यूशन में। वो कॉपर सल्फेट का भी ले सकते हैं आप, H2SO4 का भी ले सकते हैं और कोई भी और भी ले सकते हैं कन्वीनियंस के हिसाब से। तो होता क्या है, ये यहाँ पर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है और उसके थ्रू क्या होता है, जो कॉपर एटम्स हैं या उनको बोल सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज एटम्स, तो वो क्या है, वो इस स्ट्रिप के अलोंग मूव कर जाते हैं और जबकि कॉपर की स्ट्रिप पे स्टिक कर जाते हैं, और जबकि जो सल्फेट आयन मतलब नेगेटिव आयन वो जिंक पर स्टिक कर जाते हैं। तो हुआ क्या, देखो इस पर कॉपर की स्ट्रिप में या कॉपर के इलेक्ट्रोड में पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, जबकि नेगेटिव या बोलेंगे जिंक की जो स्ट्रिप है वहाँ पर नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई या नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गए। तो जिस पर कॉपर पर पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उसको हम लोग एनोड बोलते हैं, और जिंक पर नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उसको कैथोड बोलते हैं। तो करंट देखो कैसे फ्लो करेगी, करंट इस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगी या कॉपर से जिंक की तरफ जाएगी, या हम बोल सकते हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रही है, या इसको ये भी बोल सकते हैं कि एनोड से कैथोड की तरफ जा रही है। तो करंट जो है वो एनोड से कैथोड की तरफ सेल में फ्लो करती है, या हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, उससे चार्ज कैसे बनता है और चार्ज क्या होता है, और चार्ज का फ्लो कैसे होता है बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, या करंट का फ्लो कैसे होता है, करंट का फ्लो चार्ज के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इस स्लाइड में मैंने समरी लिखी हुई है जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, इसको जरा देख लेते हैं। करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल या एनोड टू कैथोड। डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशन करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट करंट की डायरेक्शन होती है। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो करंट राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे। अब डेफिनेशन ऑफ चार्ज मैंने क्या था, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टिंग वायर, या कोई भी मटेरियल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको बोलते हैं चार्ज इन द वायर। अब देखो चार्ज की वैल्यू क्या होती है, n इंटू ई। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी हुई है। अब देखो डेफिनेशन ऑफ करंट क्या, डेफिनेशन ऑफ करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब हर सेकंड कितना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टिंग वायर में, दैट इज नोन एज करंट। तो अगर हम इसको फॉर्मूले समझे तो आई क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब Q बाई टी। तो इसकी यूनिट क्या मिली, कूलम पर सेकंड। इसी को एम्पियर भी बोलते हैं, ये एम्पियर साइंटिस्ट के नाम पे रखा हुआ है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को जरा सॉल्व कर लेते हैं, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। मैं जरा हिंट दे देता हूँ, एक बार डिस्कस कर दे रहा हूँ। ए बॉडी इज गिवन 1 कूलम चार्ज, मतलब क्या दी है, Q की वैल्यू दी है, Q की वैल्यू 1 कूलम। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड और रिमूव बाय फ्रॉम द बॉडी। तो हमें निकालना है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए गए हैं या उस पर ऐड किए गए। तो Q की वैल्यू दी है, Q का फॉर्मूला क्या था, N इंटू ई। तो 1 कूलम इक्वल टू N इंटू ई, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो N कैसे निकल के आएगा, 1 कूलम डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ चार्जेस विच चार्ज इज नॉट पॉसिबल। देखो चार्ज कौन सा पॉसिबल नहीं, ये मुझे देखना है। अब देखो चार्ज क्या होता है, N इंटू ई, जहाँ पर N जो है वो क्या है, इंटीजर है। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है, कोई फ्रैक्शन नहीं होगा। तो आप इसको हर ऑप्शंस को आप 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 से डिवाइड कीजिएगा। अगर आपको इंटीजर वैल्यू मिले या पूरी वैल्यू मिले तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, और जहाँ पे फ्रैक्शन आएगा वो चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इसको आप अटेम्प्ट कीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, इफ 2 एम्पियर चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू वायर इन 2 सेकेंड, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर। अब देखो क्या क्या दिया है, आई दिया है 2 एम्पियर, टाइम दिया है 2 सेकेंड। तो चार्ज क्या होगा, Q इक्वल टू आई इंटू टी, जो मैंने इस स्लाइड में बताया था। देखो इसमें देख लेते हैं एक बार फिर से। देखो Q इक्वल टू आई इंटू टी और N इंटू ई, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। तो I इंटू टी क्या होगा, 2 इंटू 2 मतलब 4 कूलम। अब ये तो आया चार्ज, अब
क्यू की वैल्यू। अब क्यू इक्वल टू क्या था, एन इंटू ई, मतलब एन इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो 4 कूलाम जो आया था, 4 कूलाम को अगर हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे तो हमें एन की वैल्यू मिल जाएगी। एन मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो करेक्ट क्या है ये मुझे देखना। अब देखो यहाँ पे क्या, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, जो सेम चार्ज होते हैं वो रिपल करते हैं और जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो ये एक Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। अब देखो हो क्या रहा है, Q1 और Q2 देखो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, मतलब क्या, एक दूसरे को खींच रहे हैं या एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दूर नहीं जा रहे हैं, रिपल नहीं कर रहे हैं। रिपल मतलब दूर जाना, और अट्रैक्ट मतलब पास आना। देखो ये पास आ रहे हैं, तो पास कब आएंगे, जब दोनों चार्ज अपोजिट होंगे। तो मतलब दोनों चार्ज को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे नेगेटिव वैल्यू मिलनी चाहिए। तो यहाँ से देखो इजीली देख सकते हो, तो Q1 Q2 ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव वैल्यू, ये नहीं हो सकता। Q1 Q2 लेस देन जीरो, ये हो सकता है, क्योंकि देखो दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आ रहा है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए ना, तो एक पॉजिटिव इंटू नेगेटिव ओवरऑल नेगेटिव। अब ये भी बी ऑप्शन सही है। अब देखो उसको देख लेते हैं, F12 ग्रेटर देन F21। देखो एक कूलॉम फोर्स लॉ होता है, उसके थ्रू हम लोग तो समझते होता क्या है, जैसे ग्रेविटेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, दो मासेस है, तो दोनों मासेस एक दूसरे पर ग्रेविटेशन फोर्स लगाते हैं, दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पे। तो ऐसे ही कूलॉम लॉ है, कूलॉम लॉ में क्या होता है कि दोनों चार्जेस जो हैं, ये चार्ज जितने फोर्स से इसको खींचेगा या रिपल करेगा, उतने ही फोर्स से ये Q2 भी Q1 को खींचेगा, जैसा कि न्यूटन थर्ड लॉ में भी होता है। तो यहाँ पर F12 इक्वल टू F21, तो दो ऑप्शन हमें सही मिल गए, बी और डी। So this was all about in today's class. So this is Mohit signing off.